अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस नए टॉपिक के ऊपर जो पोयम है इसका नाम है द ट्रीज विच हैज बीन कंपोज्ड बाय एड्रीना रिच। एड्रीना रिच के बारे में कहते हैं कि यूएसए की एक पोएटेस है ये। इन्होंने जो फेमिनिस्ट मूवमेंट था, महिला सशक्तिकरण की तरफ जो आवाज उठाने वाले कवियों की सीरीज में ये आती हैं। ये पोयम जो ट्रीज के नाम से लिखी है, लेकिन यहाँ इस पोयम को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये समझ जाइएगा कि ये वुमेन से रिलेटेड है। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैं समझाता हूं। इस पोयम को अच्छे से समझने के लिए आपको दो महत्वपूर्ण चीज पढ़ना पड़ेगा। आप नाम सुने होंगे सिमली, उपमा, और दूसरा है मेटाफर। मेटाफर जिसे कहते हैं रूपक। ये दोनों अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच। सिमली मतलब होता है उपमा। उपमा ऐसा अलंकार है जिसमें इंग्लिश में एज, लाइक या सो, और रूपक में यही एज, लाइक और सो का इस्तेमाल प्रयोग नहीं होता है। देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द वर्ड ऑफ कंपैरिजन एज, लाइक एंड सो आर यूज्ड इन सिमली। उपमा में कुछ भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना की जाती है, उसे उपमा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, नेहा इज ब्यूटीफुल एज रोज। नेहा गुलाब की तरह सुंदर है। तो नेहा लड़की है, एक ऑब्जेक्ट है, गुलाब दूसरा ऑब्जेक्ट है। लेकिन नेहा की सुंदरता का उपमा किससे दी जा रहा है? गुलाब से। और इसमें निश्चित रूप से एज, लाइक, सो, सरिस, समान, जैसे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है। सिमली या उपमा अलंकार कहलाता है, फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। वही मेटाफर को रूपक कहते हैं। इसमें एज, लाइक, सो का प्रयोग नहीं होता। एक ऑब्जेक्ट को सीधे सीधे हम दूसरा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राणा प्रताप वॉज द लायन ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। ठीक, शेर के जैसे नहीं थे, शेर की तरह नहीं थे। डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। यहां पे रूपक का प्रयोग होता है। उपमा के बारे में कहा जाए तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की उपमा दी जाएगी, एज, लाइक, सो का प्रयोग किया जाएगा। और मेटाफर में एज, लाइक, सो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बस इतनी सी बात है। कहते हैं उपमा नहीं है जिसकी वह रूप तुमने पाया, उपमान से सिमटकर उपमेय में समाया। उसकी कला की सचमुच अंतिम निखार हो तुम, गर रूप की है सीमा, सीमा के पार हो तुम। उपमा और रूपक का अंतर केवल इतना समझिएगा, एज, लाइक, सो का प्रयोग होगा तो सिमली है, और अगर कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में और एज, लाइक, सो का प्रयोग नहीं होता है तो वो सिमली नहीं है, वो मेटाफर है। ठीक है, रूपक है। अब इसके बाद इस पोयम को आप पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आसान सी कविता है। ट्रीज, जिसे मैंने पहले ही कहा कि सिंबॉलिक पोयम के रूप में आप इसे लीजिएगा। ट्रीज को यहां पेड़ मत मानिए, क्योंकि पेड़ बात कर रहे हैं, पेड़ इनसाइड आर मूविंग आउट टू द फॉरेस्ट, पेड़ जंगल की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पेड़ कैसे जंगल की तरफ जाएगा? अगर हम गमले में कोई प्लांट यहां लगा दे तो वो कैसे निकल के चला जाएगा भाई? लेकिन यहां अगर इसी रूप को आप देखिए, एड्रीना रिच की इस पोयम को, शानदार पोयम है। इस बात को समझने का, इसकी फिलॉसफी को, इसके दर्शन को समझने का प्रयास करिएगा। अच्छी पोयम है, हालांकि सिलेबस में सबसे कठिन भी है। इसकी सेंट्रल आइडिया उतना ही महत्वपूर्ण है, केवल समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहता है कि द ट्रीज इनसाइड आर। ट्रीज को एक सेकंड के लिए कल्पना कर लीजिए कि ये पेड़ नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है? महिलाओं के बारे में। ये जो महिलाएं हैं इनसाइड, हमने जिन्हें घरों में कैद करके रख दिया है, आप तो जानते ही हैं। अगर हमारे परिवार में एक बेटा और एक बेटी है तो हम बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, और बच्ची के साथ हम सोच लेते हैं कि नहीं, इसे अगर वहां नहीं भी पढ़ाए तो किसी छोटे स्कूल में डाल देंगे। इस तरीके की एक थिंकिंग समाज में चल रही है, जबकि ये गलत है। स्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि संस्कृत में एक शब्द है, हिंदी में भी है, दुहिता। बेटी को दुहिता कहा जाता है। दुहिता का मतलब जो दो कुलों का हित करती हो, जो जहां जन्म ली है वहां तो उसकी पूरी बगिया को संभाली रही है, सजा रही है, लेकिन शादी करने के बाद जिस दूसरे कुल में जाएगी वहां को भी, उस जगह को भी वो खूबसूरत बनाने का काम करती है। यहां हम उसे कन्फाइन नहीं कर सकते। द ट्रीज, वे पेड़, अर्थ में तो पेड़ ही निकालेंगे, दिमाग में चलेगा कि महिलाएं। द ट्रीज, जो पेड़ है, इनसाइड्स आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट।
किधर? अंदर की तरफ। आर मूविंग, वो जा रहे हैं। आउट, बाहर की तरफ। इनटू द फॉरेस्ट, कहां? संसार में, वर्ल्ड। जो महिलाएं हैं वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल के इस संसार में सक्रिय कदम बढ़ा रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, ये जो पूरा संसार है ना, ये खाली था। ऑल दीज डेज, आजकल ये पूरा संसार महिलाओं से खाली था। वेयर नो बर्ड्स कुड सी, ये ऐसा जंगल था जहां कोई पक्षी बैठ नहीं सकती, जहां विश्राम नहीं कर सकती। ऐसा जंगल, ऐसा पेड़ जिसके ऊपर कोई पक्षी विश्राम नहीं कर सकती। नो इंसेक्ट हाइड, उस पेड़ का ऐसा वातावरण है। अगर हम घर में कोई प्लांट्स, किसी गमले में कोई पौधा लगा रहे हैं, किसी पक्षी के लिए वह उद्देश्यहीन है। वह उसके नीचे ना तो बैठ सकती है, ना अपने आप को उसके अंदर छिपा सकती है, ना अपना नीड, अपना घोंसला बना सकती है। नो सन बरीज इट्स फीट इन द शैडो, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो फिट है, बड़ी अंदर दफन करना या आना, इन शैडो, इसकी छांव भी नहीं आ सकती है इस जंगल में। दैट वाज एम्प्टी, क्योंकि ये खाली था। ऑल दीज नाइट्स, इस पूरे रात के बीच में यह पूरा अंधेरा था। लेकिन विल बी फुल, लेकिन ये पूरा हो जाएगा, भर जाएगा। ऑफ द ट्रीज, किससे? पेड़ों से। बाय द मॉर्निंग। अर्थ को थोड़ा हम लोग कंपाइल करेंगे तो असुविधा होगी। सीधे सीधे हम पहले पेड़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर इसको महिला से जोड़ के हम इसे कंफर्म कर देंगे। कह रहा है कि पेड़ जो अंदर है वो जंगल की तरफ बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये जंगल जो अभी खाली थे पूरा पूरा दिन, ऐसा खालीपन था इसमें कि कोई पक्षी बैठ नहीं सकती, कोई इंसेक्ट अपने आप को उसमें छिपा नहीं सकता, कोई सूर्य का प्रकाश अपने पैर को इसके छांव में नीचे जमा नहीं सकता, क्योंकि ये पूरी तरीके से खाली था। लेकिन ये आने वाले समय में मॉर्निंग तक ये पूरी तरीके से भर जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, जा रहे हैं, खाली है, पक्षी नहीं बैठ सकते, कोई इंसेक्ट अपने आप को छिपा नहीं सकता, सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, तो कैसे ये अपने आप को पूरे मॉर्निंग तक भर लेंगे? ये कुछ समझ में नहीं आएगा आपके। लेकिन अब जैसे इसे आप सिंबॉलिक रूप में देखेंगे, वुमेनहुड से जोड़ेंगे, इस ट्री को आप वुमेन मानिए और फॉरेस्ट को वर्ल्ड। कह रहा है कि जो महिलाएं जो घर के अंदर कन्फाइन थी, अब वो संसार की तरफ मूव कर रही। ऐसा संसार जो पूरी तरीके से महिलाओं के बिना खाली था, ऐसे पेड़ के समान था जिसके ऊपर पेड़ तो था लेकिन पत्तियां नहीं थी, जिस पे पक्षी नहीं बैठ सकती, जिसके अंदर कोई जानवर, कोई एनिमल, कोई अपने आप को उसके अंदर छिपा नहीं सकता, घर नहीं बना सकता, और सूर्य का प्रकाश इसी रूप में इसके अंदर इतना खालीपन था इस रात में, इस शाम में। लेकिन ये सब कुछ समाप्त होने वाला है। एंड विल बी फुल ऑफ ट्रीज, और पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा ये भर जाना है बाय द मॉर्निंग। सुबह आते आते यहाँ पे जो खालीपन था वो सारा समाप्त हो जाएगा और सब कुछ भर जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। महिलाओं के आगमन से अगर ये संसार पूरा भरेगा तो सब कुछ परिवर्तित होने वाला है। इमेज ब्रेकर, आइकोनोक्लास्ट के नाम से, कि एक इमेज, एक कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है, जो ट्रेडिशन, जो परंपरा चली आ रही है, उसके अगेंस्ट बोलने वाले लोग आइकोनोक्लास्ट के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरीके से एड्रीना रीच ने इस पोयम को यहाँ पे रखने का प्रयास किया है कि जिन महिलाओं को हम लोगों ने कन्फाइन कर रखा है, कैद कर रखा है, अब वो समय आ गया है कि धीरे धीरे इनके द्वारा ये सब कुछ भर जाना है। ठीक है, कहते हैं कि अगर इन महिलाओं को हम यहां से निकलने की आजादी देंगे, एक कल्पना करिए कि ये घर है, यहां से हम किसी को कहें कि ठीक है, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, डू व्हाट यू लाइक, तो वो जब यहां से निकलेंगी तो इस घर में खालीपन आ जाएगा। यहां से संसार तो समृद्ध हो जाएगा लेकिन ये घर सूना हो जाएगा। कहते हैं कि उसको रुखसत तो किया था, रुखसत मतलब विदा, उसको रुखसत तो किया था, हमें मालूम न था, सारा घर साथ ले गया, घर छोड़कर जाने वाला। फिर लाइन सुनिएगा, बड़ी लाइन है। उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था, सारा घर साथ ले गया, घर छोड़कर जाने वाला। एक मुसाफिर की तरह है हम सभी की दुनिया, कोई पहले जाता है, कोई है देर से जाने वाला। जाना सभी को है,
इस दुनिया से जहां हमने महिलाओं को पूरी तरीके से कन्फाइनमेंट कैद करके रखा था, अब वो समय आ गया है कि धीरे धीरे मॉर्निंग आने के साथ ही साथ, सूर्योदय होने के साथ ही साथ, दिन निकलने के साथ ही साथ ये जंगल अब पुनः इन्हीं महिलाओं से भर जाएंगे। ये समय धीरे धीरे आ चुका है। अब ये बात समझ में आ रही है? कह रहा है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। महिलाएं धीरे धीरे संसार की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। ये संसार जो आज तक खाली था, ऐसा संसार जहां कोई पक्षी नहीं थी, उनका जीवन निर्जन था, कोई पक्षी नहीं बढ़ सकती। कहते हैं कि अब तो परिंदे भी सुस्ताने लगे हैं बिजली के तारों में। अरे पेड़ों की डालियां कहां मिलती है अब शहरों के गलियारों में। कुछ नहीं था, किसी पक्षी के लिए कोई जगह नहीं था, कोई इंसेक्ट अपने आप को उस पेड़ के अंदर छिपा नहीं सकता था, सब कुछ निर्जन, सब कुछ वीरान था। लेकिन नहीं, धीरे धीरे समय आ रहा है और सूर्योदय के काल के आते आते महिलाएं अपने स्थान को, यानी पुनर्जागरण, एक तरीके से जागृति काल, धीरे धीरे समय आएगा कि महिलाएं अपने उत्थान करके धीरे धीरे उस चीजों को प्राप्त कर लेंगी, संसार को प्राप्त कर लेंगी। अब कहते हैं ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अब जैसे ये डिसीजन इसने ले ली कि आने वाले समय में सब कुछ सही होने वाला है, तो कहती है कि पूरी रात जो रूट्स है, रूट्स कौन है? रूट्स मतलब जड़। तो पेड़ के बारे में बात हो रही है, पेड़ मतलब महिला, तो रूट का मतलब किससे हो जाएगा? बड़े लोगों से, बुजुर्गों से। वे लोग जो आध्यात्मिक चेतना के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके अंदर डिसीजन मेकिंग है। पूरी रात जड़ों ने काम किया। कैसा काम हुआ? टू डिसएंगेज, अपने आप को क्या किया? डिसएंगेज किया। इंगेज मतलब जोड़ना और डिसएंगेज उसका एंटोनिम है तोड़ा। किससे? देमसेल्व्स, अपने आप को। फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर, उस जगह जहां ये पेड़ गमले पौधे लगे हुए हैं, उसके वेरांडा के फ्लोर को, जो बरामदा है उसके फर्श के अंदर से जो क्रैक्स हैं, टूटे हुए जोड़ हैं, उससे अपने आप को इन लोगों ने, रूट ने क्या किया? अलग कर दिया। और जब अलग किया तो लीव्स, जो पत्ते हैं, स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। स्ट्रेन मतलब आगे बढ़ना, टुवर्ड्स द ग्लास। ग्लास मतलब शीशा। घरों में जो कैद है, जो शीशे में कन्फाइनमेंट किया गया है, पत्ते उनसे टकराते हैं, लड़ते हैं। स्मॉल ट्विंग, और ऐसा करने में जो छोटी छोटी टहनियां हैं, ट्विंग, स्टिफ डिटर्मिनेशन के साथ, विथ एक्सकर्शन, हालांकि छोटी है तो थकी हुई है। लॉन्ग क्रैम्ड बो, जो बड़े बड़े शाखाएं हैं पेड़ों की। सफलिंग, सफलिंग मीन्स होता है टू डिस्कस द प्लान, प्लान की योजना बना रही है। अंडर द रूफ, छत के नीचे जो बड़े बड़े शाखाएं हैं, जो बड़ी बड़ी पेड़ और पौधे हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं, सब इस संघर्ष में आगे आ रही हैं। लाइक, देखिएगा लाइक आ गया, सिमली का एक एग्जाम्पल। लाइक किस समान? लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कोई नया नया पेशेंट अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया हो, हाफ डेज, अभी वो आश्चर्यचकित है, आधा ही सहमति बना पाया है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, क्लिनिक के दरवाजे से आधी खुली हुई आंख से कोई पेशेंट अगर बाहर आ रहा है, बिल्कुल वही सिचुएशन इस समय इस रूट्स का है, इन बड़े टहनियों का है, छोटी टहनियों का है, बड़ी शाखाओं का है, कि ये लोग डिसीजन लेने के बाद, इस बड़े लंबे कैद के बाद, आज अपने आप को ये लोग मुक्त वातावरण की तरफ बाहर ले जा रहे हैं, फ्रेश एयर की तरफ ये लोग बाहर निकल रहे हैं। इसके आगे के दो स्टैंजा इसी क्रम में हम लोग आगे जोड़ने वाले हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा पहले कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क। कहते हैं कि पूरी रात जो रूट्स है, रूट्स मतलब जड़। जड़ क्या है? दुष्यंत कुमार जी की एक लाइन है कि पीर पर्वत हो गई है, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग तेरे सीने में ही सही हो, मगर आग, ये आग जलनी चाहिए। और अंतिम दो पंक्तियां इससे संबंधित है। कहते हैं कि देखो दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। वही कह रहे हैं कि महिलाओं को जब उत्थान करने के बाद इस समाज में आगे फ्रंट लाइन में आना है, तो उसके लिए जड़ों को काम करना होगा। इन लोगों ने अपने आप को अलग कर दिया। बेरेंडा फ्लोर से जो कैद था, जो कन्फाइनमेंट था, उसमें संघर्ष में पत्तों ने साथ दिया, छोटी टहनियों ने साथ दिया, बड़ी शाखाओं ने साथ दिया। हालांकि ये लोग इस तरीके से दिख रहे थे जैसे अभी अभी कोई पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है हॉस्पिटल से, कमजोर है, थका हुआ है, लेकिन ये काम इन लोगों ने किया। और ये महत्वपूर्ण है,
इस कन्फाइनमेंट से अपने आप को तोड़ने का काम इन लोगों ने किया। चौथा स्टैंजा है, इसको आप देखिए। थर्ड में कहती है पोएटेस, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूं, डोर्स ओपन टू द वेरांडा, और जो दरवाजा है वो बरामदे की तरफ खुला हुआ है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं बैठ के अपना काम कर रही हूं, ये लिखने का काम। दुनिया बदल रही है और मैं उसके सामने प्रत्यक्षदर्शिनी हूं। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसपे मैंने बड़ी मुश्किल से इस डिपार्चर को, इस महिलाओं के जाने की कहानी को मैंने लिखने को तो चाहा, लेकिन द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस द नाइट इज फ्रेश, ये जो डिपार्चर है, महिलाओं का जो डिपार्चर है जंगल की तरफ, संसार की तरफ, इस हाउस से, इसे मैंने देखा, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से ही इसे लिखा है, इसे नहीं लिखा है, मैंने इसे मेंशन नहीं किया है। आई सिट इनसाइड द डोर ओपन टू द बरांडा, मैं अंदर बैठी हुई हूं जिसका दरवाजा बरांडा की तरफ खुल रहा है। मैं लंबे लेटर्स तो लिख रही हूं जिसमें मैंने बड़ी मुश्किल से मेंशन किया है, मतलब मैंने मेंशन नहीं किया है इस डिपार्चर को। डिपार्चर मतलब क्या? इस विदाई। लेकिन वो कैसी विदाई है? वो विदाई भी बहुत अच्छी है। कहते हैं ना कि फकत दूरियों में ही सारी कशिश है कि नजदीकियों से भरम टूटते हैं। फकत दूरियों में ही सारी कशिश है कि नजदीकियों से भरम टूटते हैं। फलक पे चमकना था किस्मत हमारी, जमी से ये कहते हैं टूटे सितारे। डिपार्चर तो हो रहा है, लेकिन ये डिपार्चर कैसा है? अच्छा है, पॉजिटिव है। कह रही है द नाइट इज फ्रेश, रात एकदम फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, संपूर्ण गोल चांद, कंप्लीट फुल मून, ब्लू मून, रेयर मून, रोज नहीं होता ये फुल मून। इनटू द स्काई स्टिल ओपन, अभी आकाश में पूरी तरीके से खुला हुआ है, मतलब वो प्रतिबिंब बना रहा है। एक आइडियोलॉजी है कि सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, पत्तों के, और लाइकेन का मतलब जो काई होती है ना, हाँ लाइकेन, उसकी जो स्मेल है, स्टिल रीच लाइक अ वॉइस, एक आवाज की तरह, एक शोर शराबे की तरह अंदर आ रही है इनटू द रूम, जिस रूम में मैं बैठी हुई हूं। सब कुछ पॉजिटिव। ये जो इमेज ब्रेकर है, आइकोनोक्लास्ट है, ये तोड़ के इसे निकलने का बाहर काम चल रहा है। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगला अंतिम, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मैं बैठी तो हूं लेकिन मेरे दिमाग में, विस्पर मतलब होती है भुनभुनाहट, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं कि क्या होगा, ये बेड़ियां टूटेंगी, महिलाएं स्वतंत्र होकर बाहर जा पाएंगी, उन्हें समाज स्वीकारेगा, उन्हें समाज स्थान देगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, विस्पर्स हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन सुबह तक का इंतजार करो, आज की रात अंतिम लड़ाई है, कल तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लिसन लिसन, कहती है सुनो सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ध्यान से सुनो, खिड़कियां कांच टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग मतलब होता है लड़खड़ाते हुए, पांव सही नहीं पड़ रहे हैं। बहुत दिन तक अगर किसी परिंदे को पिंजरे में रख के अचानक से खोलो तो वो उड़ता नहीं है। अगर किसी के पांव में बेड़ियां पड़ी हो और खोल के कुछ दिन बाद खोल के उसे दौड़ाने के लिए कहिए तो वो अचानक से पैर नहीं खुल पाएंगे। अरे छोटा सा प्लास्टर हो जाता है हाथ में, पांव में, 1 महीने 21 दिन के बाद जब प्लास्टर खुलता है तो ये हाथ सीधा नहीं हो पाता है। इतने लंबे लड़ाई के बाद आज वो पांव खुला है, लेकिन लड़खड़ाहट के साथ। और सबसे अच्छी बात क्या है? फॉरवर्ड, लड़खड़ा रही है लेकिन पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ बढ़ रही है। इनटू द नाइट, आज की रात में, विंड्स रश टू मीट देम, और हवा खूबसूरती के साथ बह के उनसे मिलने का प्रयास कर रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और इनका निकलना एक तरीके से यह प्रतिबिंब है कि जो आकाश में सूर्य पूर्णता के साथ चमक रहा था वह अब टूटता सा दिखाई दे रहा है, मिरर के समान। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, क्राउन मतलब होता है ताज, और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ऐसा लग रहा है कि जो सबसे लंबा वृक्ष होता है ओक साखू का, उसके ऊपर जो उसके स्पार्कल है दिखाई दे रहे हैं, वो किसी क्राउन की तरह दिखाई दे रहे हैं, किसी ताज की तरह दिखाई दे रहे हैं। इस चार स्टैंजा में पोएटेस अपनी बात इसी तरीके से प्रस्तुत करती है। अब इस पोयम का एक्सप्लेनेशन आप इस रूप में जब आप करेंगे, इसकी सेंट्रल आइडिया जब लिखेंगे तो सब कुछ समझ में आपके आ जाएगा। इस पोयम का जो थिंकिंग फिलॉसफी है, जो डीप फिलॉसफी है, जिसके वजह से ये लिखी है कि महिलाओं को केवल घरेलू कामकाज में
या कंफाइनमेंट में रखा जाता है, तो ऐसा नहीं, इसे बाहर आने का मौका दिया जाए, इसे सब कुछ जिंदगी जीने की एक आजादी होनी ही चाहिए। वो कहना चाहती है कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात बच्चों को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में मेरे नाम की एक तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। महिलाएं बस यही चाहती हैं कि उनको सम्मान दिया जाए। आज इस वीडियो को जो भी बच्चा या बच्ची देख रहे हैं, वो इस पोएम की थिंकिंग फिलॉसफी को समझने का प्रयास करें, और जो बच्ची घर छोड़ के बाहर निकल रही है, जो इस पोएम के आधार पे, जो इस सांस्कृतिक चेतना के आधार पे जो बाहर निकल रही है, वो आज खुद से एक वादा करे कि जीवन में कुछ भी करेगी, कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके माँ बाप का सर नीचे झुके। क्योंकि अगर पोएम की फिलॉसफी महिला सशक्तिकरण उसे निकलने की आजादी दे रहा है, तो एक वादा अपने आप से आपको लेना पड़ेगा। इसकी सेंट्रल आईडी आप आराम से लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।